Very, very good morning to all of you. Now let's take up next part. Hi, please page number 172. Page number 172, question number 8 ये हम कर रहे थे. इसको एक बार जरा दोबारा रीड करते हैं. इफ एनी एसएससी हैज टेकन ए लोन और एडवांस फॉर परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, एडिशन, ऑल्ट्रेशन, सब्स्टिट्यूशन और रिपेयर एटसेट्रा ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट ऑन सच लोन शैल बी अलाउड टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 24B from NAV, and interest is allowed on due basis, but only simple interest is allowed. That is, interest on interest is not allowed. देखिए प्लीज अब इस पार्ट को. मैंने लोन लिया हाउस की कंस्ट्रक्शन के लिए, इसका इंटरेस्ट 24B में मुझे मिल जाएगा. मैंने कंस्ट्रक्शन नहीं परचेज के लिए लिया, बना बनाया खरीदा, तो भी मिल जाएगा. मैंने कंस्ट्रक्शन परचेज के लिए नहीं लिया, घर तो मेरा बना हुआ है, उसमें चेंज कर रहा हूं, ऑल्ट्रेशन, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, रिपेयर एटसेट्रा, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो भी 24B में मिल जाएगा. यानी हाउस का कोई भी पर्पज हो, खाली परचेज कंस्ट्रक्शन नहीं, एनी पर्पज ऑफ हाउस, एडिशन, ऑल्ट्रेशन, सब्स्टिट्यूशन, रिपेयर एटसेट्रा ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी का कोई भी एक्सपेंडिचर हो, कोई भी मतलब लोन हो, उसका इंटरेस्ट मिल जाएगा. मैंने लोन लिया सन की मैरिज के लिए, क्या उसका इंटरेस्ट भी मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं. मैंने लोन लिया डॉटर की मैरिज के लिए, क्या उसका इंटरेस्ट मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं. मैंने लोन लिया किसी और पर्पज के लिए, घर से उसका कोई लेना देना नहीं, मोटर कार खरीदने के लिए, क्या उसका इंटरेस्ट मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं. तो फर्स्ट पार्ट तो में यही समझना है कि कौन से वाला इंटरेस्ट मिलेगा, किस चीज का लोन हो. स्टार्टिंग की लाइनों में दिया हुआ है, एग्जैक्टली लिखा हुआ है किस किस चीज का लोन हो सकता है. फिर लोन कहां से लेना है ये लिखा ही नहीं, मतलब कहीं से भी ले लो. फिर लोन कितना लेना है ये लिखा ही नहीं, कितना भी ले लो. फिर उसका रेट क्या हो लिखा ही नहीं, रेट जो मर्जी हो. ठीक है. तो स्टार्टिंग के पार्ट जो है, एक एक पार्ट हमें अंडरस्टैंड करना है कि इसका पूरा क्या मीनिंग है. फिर इंटरेस्ट का जो अमाउंट है जो अलाउ करेंगे वो कंपाउंड रहेगा कि सिंपल. सिंपल इंटरेस्ट किस बेस पे मिलेगा? पेमेंट बेस के ड्यू बेस, ड्यू बेस. उसके बाद कैलकुलेशन की बात आएगी, जो लास्ट क्लास में हमने कैलकुलेशन किए थे. कैलकुलेशन का पार्ट तो बाद में है, पहले इतना पार्ट रीड कर लीजिए एक बार. अब जो कैलकुलेशन का पार्ट था लास्ट क्लास का, वो इसके बाद है. इफ एसएससी हैज टेकन एनी नंबर ऑफ लोन. अच्छा, लोन कितने लेने हैं? उसे 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, हमें क्या मतलब है, कितने भी लो और कितना भी अमाउंट हो. इंटरेस्ट फॉर द ईयर फॉर विच इनकम इज बीइंग कंप्यूटेड. जिस साल की आप इनकम कैलकुलेट कर रहे हो उस साल का पूरा इंटरेस्ट मिलेगा, और वो क्या कहलाएगा? करंट पीरियड, जो हमने लास्ट क्लास में कैलकुलेशन किया था. इंटरेस्ट फॉर द पीरियड प्रायर टू द ईयर इन विच हाउस ऑफ परचेज कंस्ट्रक्टेड. जिस साल में आपने घर खरीदा या बनाया है उस साल से पहले का इंटरेस्ट साल कहलाएगा प्रायर पीरियड, शैल बी कॉल्ड प्रायर पीरियड इंटरेस्ट. एंड सच इंटरेस्ट शैल बी अलाउड इन 5 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट्स. वो 5 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा. स्टार्ट कहां से करना है? स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर इन विच द हाउस ऑफ परचेज कंस्ट्रक्टेड. जिस साल में आप घर बनाएंगे या खरीदेंगे उस साल से स्टार्ट करेंगे. अब एग्जाम्पल देखिए जो लास्ट क्लास में किया था, सिंपल सा एग्जाम्पल है. मिस्टर एक्स टेकन लोन ऑफ 5 lakh, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी which was property on 1/10/20. Interest is payable 10% per annum
Construction was completed 30th June 21. In this case, interest allowed 24B shall be interest for the year 1/4/21 से 31st March 22. ये तो करंट पीरियड है, पूरा पूरा मिल जाएगा. प्रायर पीरियड मिलेगा इससे पहले का 5 लाख का 10%, 6 मंथ का कैलकुलेशन 2500. इसकी बन जाएगी इंस्टॉलमेंट. प्रायर पीरियड इंटरेस्ट इज अलाउड इन 5 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹5,000 फ्रॉम द ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन. बस इतना रीड कर लीजिएगा. इतने पार्ट को एक बार रीड कर लीजिएगा. देखो जो एग्जाम्पल दे रखा है, करंट पीरियड तो सारा मिल जाएगा. कितना बनता है करंट पीरियड? 50,000. ये तो पूरा पूरा मिल जाएगा. इसके अलावा जो प्रायर पीरियड है उसकी मिलेगी इंस्टॉलमेंट. तो प्रायर पीरियड इंटरेस्ट अलाउड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, टोटल 25,000 है, डिवाइड बाई 5, तो 5,000 की इंस्टॉलमेंट और 58, टोटल मिलेगा 55,000. इतना पार्ट एक बार आप अच्छे से रीड कर लो, फिर मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन दूंगा सॉल्व करने के लिए. एक बार इतनी रीडिंग ले लो अच्छे से. ठीक है. अब इतने पार्ट का एक क्वेश्चन मैं देता हूं, पहले इतना सॉल्व करिए. जैसे लास्ट में दिया था ना, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन. इतना पार्ट एक बार पहले क्लियर हो जाए, फिर आगे चलेंगे. Mr. X has taken a loan of rupees 18 lakh from State Bank. One 716 at a rate of 12% per annum. For construction of one house. Which was completed on 1st August 21. And was let out with effect from 1/10/21 at a rent of rupees 70,000 per month. Fair rent is rupees
60,000 per month. He has repaid rupees 2 lakh on 1122 towards principal amount. 1122 towards principal amount. Compute his income अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी. ठीक है, बिल्कुल वैसी क्वेश्चन है जो लास्ट क्लास में किया था हमने. एक बार आप अपने आप सॉल्व करके देख लो इसको, फिर इसमें और पार्ट ऐड करेंगे धीरे धीरे. हाउ इज एनीवन गेटिंग द आंसर? जिसने आंसर निकाला हो इस पार्ट का.
हाँ जी प्लीज, एनीवन गेटिंग द आंसर? हाँ प्लीज, पहले इतना पार्ट देखिए। जीएवी करेक्ट? जीएवी में किसी को डाउट? फेयर रेंट 60x8, कौन सी डेट को घर बनाया? 1 अगस्त को। जिस दिन घर बनेगा वहां से आएंगे सारे रेंट। रिसीवेबल जिस दिन रेंट पे देंगे वहां से आएंगे। तो 1 अक्टूबर को लेट आउट किया है, तो 2 महीने बीच में क्या रहा होगा? अगस्त सितंबर वीकेंड, तो 2 महीने का वीकेंड का ट्रीटमेंट है। तो पहले यहां तक किसी को डाउट? चलिए अब आगे चलते हैं।
हमने देखिए करंट पीरियड इंटरेस्ट इज करेक्ट। करंट में पहले किसी को डाउट है, जिस साल की इनकम निकाल रहे हैं उस पूरे साल का इंटरेस्ट अलाउड है करंट पीरियड। स्टार्टिंग में लोन था 18 लाख का, 2 लाख का हमने रिपेमेंट दिया है 1122 को, तो 1122 से आगे 3 महीने का 2 लाख रुपए कम हो गया। करंट पीरियड में किसी को डाउट, यहां तक किसी को डाउट? ठीक है, लेट्स सी नाउ प्रायर पीरियड कैलकुलेशंस। हाँ जी, देखिए प्रायर पीरियड इंस्टॉलमेंट, इज दैट राइट? जिसको डाउट है देखिए कितने स्टूडेंट लगता है करेक्ट है ये, कितने स्टूडेंट लग रहा है करेक्ट नहीं है ये? चलिए करेक्ट है, तो ये इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, तो एक ही बार में कैलकुलेट कर दो बस। यहां से लेकर 31,321 टोटल मंथ कितने यहां लिख लो, टोटल मंथ और कैलकुलेट हो जाएगा। ऐसे कर लो, आपकी मर्जी है, बेकार टाइम बढ़ाने वाली बात है। डू वन कैलकुलेशन। अगर बीच में रिपेमेंट हुआ है फिर तो अलग करना पड़ेगा। मान लीजिएगा 2 साल के बाद रिपेमेंट कर दिया, वो अलग कैलकुलेशन होगा। जब तक रिपेमेंट नहीं है तब तक सिंगल कैलकुलेशन। करंट पीरियड में रिपेमेंट था इसलिए अलग अलग करना ही पड़ेगा, रिपेमेंट में तो अलग अलग करना पड़ेगा कि प्रिंसिपल ही बदल गया है। जब तक प्रिंसिपल नहीं बदलेगा एक कैलकुलेशन। और प्रायर पीरियड इंटरेस्ट में जो प्रायर पीरियड दिखाना है वो ये वाला दिखाना है 1716 to 31,321, दिस इज द प्रायर पीरियड। पीरियड पूरा दिखाना है, कैलकुलेशन कैसे भी कर लो, बेटर है एक ही कर लो, ज्यादा करना चाहे ज्यादा कर लो। ठीक है, इसके अलावा किसको डाउट है देखिए? चलिए आगे चलते हैं, लेट्स सी। हाइब्रिड चेक कर लीजिएगा यहां तक, इज दैट करेक्ट? देयर इज ए लॉस 1 to 100। बेट अब पहले इतने पार्ट तक डाउट देखिए, फिर इसमें और ऐड करते हैं हम। इतने पार्ट तक पहले डाउट देख लीजिएगा, फिर इसमें भी और एडिशन करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें लॉस आया है, लेट्स सी लॉस नहीं है, इनकम है। इसको मैं इनकम कर देता हूं, कोई भी फिगर लिखता हूं। मान लीजिएगा 6 लाख की इनकम आ रही है,
सपोज इनकम आ रही है, तो इसमें फिर एक स्टेप आगे और भी है। वो स्टेप ये है कि आप ग्रॉस टोटल इनकम निकाल लो। ये तो हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम थी, ग्रॉस टोटल इनकम निकाल ली, वो भी 6 लाख आ गई, और किसी हेड की इनकम तो ऐड कर लेते हैं। अब यहां से सेक्शन 80C का रिडक्शन मिलेगा। जितना प्रिंसिपल रिपे किया है, कितना प्रिंसिपल रिपे किया है? 2 लाख। जितना रिपे किया है उतना 80C में रिडक्शन, लेकिन नॉट मोर देन 1,50,000। जितना रिपे किया उतना, लेकिन 1.5 लाख से ज्यादा नहीं। तो इस केस में हो जाएगा 150, ये रिडक्शन और मिलेगा, फिर आएगी टोटल इनकम, फिर आएगा टैक्स। तो गवर्नमेंट से जब हम लोन लेते हैं वो हमारी इनकम नहीं होती है। अब जब लोन वापस करते हैं तो एक्सपेंडिचर नहीं होता। इसका प्रॉफिट लॉस अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है, ना प्लस होगा ना माइनस होगा। फिर भी एज ए स्पेशल केस जब आप लोन वापस करेंगे हम आपको लेस करवा देंगे। राइट नहीं बनता आपका, हम आपकी फेवर कर रहे हैं। बिकॉज गवर्नमेंट वांट के हर पर्सन का इस कंट्री में घर होना चाहिए। अगर आपका घर नहीं, आप लोन लेके घर बना लो, वी विल हेल्प यू। तो इंटरेस्ट तो आपको लेस करना ही है, वो तो आपका राइट है, लेकिन ये आपका राइट नहीं है, ये हमारी फेवर है। फेवर कितनी करनी है हम डिसाइड करेंगे। इंटरेस्ट अनलिमिटेड है, वो आपका राइट है। ये फेवर है नॉट मोर देन 150 पर ईयर। हर साल वापस करते जाओ 1.5 लाख, हर साल 1.5 लाख लेस करते जाओ। और ये डिडक्शन सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलेगी और किसी को नहीं मिलेगी। जबकि 24B अगर कंपनी ने लोन लिया, कंपनी भी क्लेम करेगी, वो तो सबका राइट है। प्लस ये तभी मिलेगा जब ये लोन आपने बैंक से, LIC से, अदर नोटिफाइड ऑर्गेनाइजेशन से लिया, तभी 80C मिलेगा। जबकि 24B तो आप कहीं से भी लोन ले लो, आपको मिलेगा, वो आपका राइट है। तो ये पार्ट 80C सेक्शन बाद में अभी आना है, लेकिन उसका एडवांस में कुछ हिंट बीच में आ रहा है। तो मैं 80C वाले में से इतना हिस्सा आपको रीड करवाता हूं, क्योंकि अगले क्वेश्चन में हम मिक्स करेंगे इसको और 80C को। लेट फर्स्ट रीड दैट पार्ट। हाँ प्लीज, पेज नंबर 215। पॉइंट नंबर 5 यहां पर दिया हुआ है 80C रिलेटिंग टू हाउस प्रॉपर्टी। पॉइंट 5 में इफ एन एसएससी हैज टेकन ए लोन फ्रॉम ए नोटिफाइड ऑर्गेनाइजेशन, 80C के रिडक्शन के लिए लोन आपको गवर्नमेंट से हमने लिस्ट इशू किया है, उनसे लोन लेना है, लाइक बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एटसेट्रा, फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन। 80C तभी मिलेगा जब परचेज कंस्ट्रक्शन का हो। इन अदर वर्ड्स, अगर लोन ऑल्टरेशन, एडिशन, रिपेयर वगैरह का, तब 80C नहीं मिलेगा। और फिर रेजिडेंशियल हाउस, 80C रेजिडेंशियल हाउस का है, जबकि 24B हर टाइप की बिल्डिंग का है, कमर्शियल हो चाहे रेजिडेंशियल हो। इन सच रिडक्शन शैल बी अलाउड इक्वल टू द अमाउंट रिपेड बाय द एसएससी टुवर्ड्स द प्रिंसिपल, नॉट टुवर्ड्स इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का पेमेंट होगा, उसका नहीं मिलेगा, प्रिंसिपल का मिलेगा। If loan has been taken for additional alteration and repair etc. of house property, no reduction is allowed under 80C. If the assessee has transferred the house property before expiry of 5 years from the end of the financial year in which possession of such property was taken by him, no reduction shall be allowable in the previous year in which the house property has been transferred. The reduction allowed in the past years shall be considered to be income of the assessee of the previous year in which the house property is transferred. Deduction shall also be allowed for stamp duty, registration fee and other expenses for the purpose of transfer of such property to the assessee. बस इतना रीड करिए। देखिए प्लीज, द्वारा फिर देखिएगा। चैप्टर हमारा चल रहा है हाउस प्रॉपर्टी का। जब ये खत्म हो जाएगा तो अगला चैप्टर है डिडक्शंस 80C टू 80U, ये नेक्स्ट चैप्टर है। कुछ पार्ट 80C का बीच में आ रहा है, तो वो पार्ट हम 80C का रेलेवेंट पार्ट हम रीड कर रहे हैं। वैसे इसके बाद आएगा चैप्टर, तब हम डिटेल में दोबारा स्टडी करेंगे। तो 80C में एक बात तो ये है, 80C खाली इंडिविजुअल एचयूएफ को मिलता है और किसी को नहीं मिलता है, ओनली फॉर दीज 2 पर्सन। जो 5th पॉइंट अभी हमने रीड किया उसमें कहीं नहीं लिखा इंडिविजुअल एचयूएफ, वो 80C के स्टार्टिंग में लिखा हुआ है। तो मैं 80C का स्टार्टिंग का पार्ट रीड करता हूं। पेज नंबर 214।
214 में क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, राइट ए नोट रिडक्शन अंडर एटीसी, रिडक्शन अंडर एटीसी शेल बी अलाउड ओनली टू इंडिविजुअल एचयूएफ, वो बात यहां लिखी हुई है। मैक्सिमम 150 की बात आगे लिखी है। अच्छा, डिडक्शन अंडर एटीसी नॉट अलाउड टू एनी पार्टनरशिप फ्रॉम कंपनी, डिडक्शन शेल बी अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट, बट एज पर सेक्शन 80CCE मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड शेल बी 150। एटीसी मैक्सिमम जो मिलेगा एक साल में एक पर्सन को 150 मिलेगा। अब जरा दोबारा देखिए, 24B और एटीसी का कंपैरिजन, दोनों में क्या फर्क है। ये इंटरेस्ट से रिलेटेड है और ये प्रिंसिपल से रिलेटेड है। इंटरेस्ट का रिडक्शन 24B में मिलता है, प्रिंसिपल का एटीसी में मिलता है। इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे तो एटीसी में नहीं आएगा, प्रिंसिपल का पेमेंट करेंगे तो एटीसी में आएगा। इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे तो कहां जाएगा, 24B में, लेकिन पेमेंट की रेलेवेंस नहीं है क्योंकि वो ड्यू बेस पे अलाउड है। अगर हमने ड्यू बेस पे क्लेम कर लिया, बाद में पेमेंट करेंगे तो करेंगे, कोई ट्रीटमेंट नहीं आएगा क्योंकि वो ड्यू बेस पे है। तो बेसिकली इंटरेस्ट का पेमेंट का फैक्टर नहीं है, ड्यू का फैक्टर है, वो अफेक्ट करेगा 24B को, एटीसी को नहीं करेगा। प्रिंसिपल का पेमेंट किया तो एटीसी में आएगा। ये सबको मिलता है ऑल, ये इंडिविजुअल एचयूएफ को मिलता है, बिकॉज 24B हमारा राइट है, वो कंपनी का भी है, इंडिविजुअल सबका है। गवर्नमेंट कैन नॉट इंटरफियर। कंपनी ने लोन लेके बिल्डिंग बनाई है, कंपनी भी क्लेम करेगी, ये गवर्नमेंट की फेवर है, उसे हमारी मर्जी हम किसकी फेवर करें, इंडिविजुअल एचयूएफ की फेवर करेंगे। ये ऑल टाइप, ऑल एसएससीज को और ऑल टाइप की बिल्डिंग्स के लिए है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी है, कमर्शियल बिल्डिंग भी है। ये सिर्फ रेजिडेंशियल बिल्डिंग का, कमर्शियल बिल्डिंग का नहीं है। तो उससे हम तो चाह रहे हैं बेसिक नेसेसिटी, रहने के लिए इंसान को सबसे पहले घर चाहिए। जब उसका घर बन जाता है तब वो फिर आगे प्लानिंग करता है कि घर की प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी, अब मैं आगे चलता हूं। तो आगे चलने के लिए घर का होना जरूरी है इन जनरल। तो उसे हम तो फेवर ही कर सकते हैं, बाकी करना तो आपको ही है, जो हेल्प हम कर सकते हैं कर देंगे आपकी। फिर ये 24B में चाहे लोन परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, एडिशन, ऑल्टरेशन किसी चीज का भी हो, यहां पर किसका हो, ओनली परचेज कंस्ट्रक्शन का लोन होना चाहिए, किसी और का है तो एटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, इस तरह से दोनों में काफी डिफरेंस है। अगर एग्जैक्टली रीड करेंगे तो बहुत डिफरेंस नजर आएंगे, रफली रीड करेंगे तो लगेगा तो एक ही बात है, एक ही बात नहीं है, बहुत डिफरेंस है। आप रीड करके देखते दोबारा। अब देखिए बीच में कुछ 5 साल तक घर बेचने की बात आ रही है, वो देखिए बात क्या है। मैंने घर कंस्ट्रक्ट किया 1721 को या परचेज किया 1721 को, अब जो मैं रिपेमेंट दूंगा प्रिंसिपल का, उसका मुझे मिलेगा 80C। तो उससे आपका राइट तो था नहीं, हमने तो आपकी फेवर की थी कि चलो आपका घर बन गया, अच्छी बात है, लेकिन अब आप इसको बेचना मत।
अगर आप इसको बेच दोगे तो फिर हमने बेनिफिट क्यों दिया? हमने तो बेनिफिट इसलिए दिया कि आप बेचोगे नहीं। तो इसको बेचने पर रेस्ट्रिक्शन है। कब तक? जिस साल में घर खरीदा था, बनाया था, उसका एंड 31/3/22, 5 ईयर, यहां तक आप इस घर को नहीं बेच सकते। कम से कम इतना टाइम तो होल्ड करो। और अगर आपने बेच दिया, लेट्स सी मैंने बेच दिया 1726 को यहां पर, तो यहां तक जितना एटीसी का रिडक्शन आप ले चुके हो, 21-22 में लिया होगा, आगे भी लिया होगा, इस साल में तो मिलेगा ही नहीं, 26-27 में तो आपने बेचा, मिलेगा ही नहीं। इससे पहले तक जितना ले चुके हो उतना आपकी अदर सोर्सेज हट के इनकम बना देंगे आपकी, और इनकम बना के आपसे टैक्स रखवा लेंगे। यानी डिडक्शन गिवन इज विड्रॉन, वो विड्रॉ कर देंगे। 5 ईयर के बाद बेचोगे तो कोई बात नहीं, जब बेचोगे वहां से ऑनवर्ड नहीं मिलेगा, जो ले चुके सो ले चुके। लेकिन विद इन 5 ईयर बेचा, वो भी वापस कर लेंगे। जरा दोबारा रीड करके देखिए। अब देखिए बीच में एंड में कुछ और पार्ट भी ऐड किया गया। वो पार्ट देखिए क्या है। मैंने हाउस खरीदा, चाहे लोन लेके या अपने पैसे से, दोनों तरह से रजिस्ट्री तो करवानी पड़ेगी, कन्वेंस डीड तो बनवानी पड़ेगी। और हमने कहा था स्टैंप ड्यूटी लगेगी, स्टैंप ड्यूटी गिफ्ट वाले चैप्टर में बात की थी, तो स्टैंप ड्यूटी का पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है लास्ट में, डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फी, अदर एक्सपेंसेस फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफर हाउस प्रॉपर्टी। ऐसी जो भी पर्सन हाउस प्रॉपर्टी खरीदेगा, खरीदने के टाइम पे जो खर्चे हैं बेसिकली स्टैंप ड्यूटी होती है, बाकी छोटा मोटा खर्चा होता है, वो सब भी आप एटीसी में क्लेम कर सकते हो। बट इन एनी केस नॉट मोर देन 150, 1.5 लाख से ज्यादा नहीं। अगर आपका प्रिंसिपल का रिपेमेंट भी है, मान लीजिएगा 2 लाख का, इधर से रजिस्ट्रेशन स्टैंप ड्यूटी भी है 4 लाख की, टोटल बना 6 लाख, तो कितना मिलेगा? 1.5 लाख। और डिडक्शन का कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, जो डिडक्शन जिस साल की है उसमें मिला तो मिला, जो एक्स्ट्रा है वो लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वो लॉस था जो कैरी फॉरवर्ड होता है, डिडक्शन का नहीं होता। इस साल मान लो मैंने 5 लाख का रिपेमेंट कर दिया लोन का, तो 5 लाख का डिडक्शन भरना है, 1.5 लाख मिलेगा। व्हाट अबाउट बैलेंस? बैलेंस खत्म। मैंने कहा अगले साल ले ले, उनसे अगले साल नहीं, कैरी फॉरवर्ड नहीं होता डिडक्शन का। अब रीड कर लो पॉइंट नंबर 5 पूरे को। हाइब्रिज, अब पहले एक बार आप डाउट पूछ सकते हो इतने बार तक, फिर मैं और बातें बताता हूं। पहले यहां तक कोई पॉइंट आप पूछना चाहें? कौन सा? अगर आपने स्टैंप ड्यूटी पे की है
मकान खरीदने के लिए एटीसी में रिडक्शन ले लो, लोन नहीं लिया तो भी, लोन लिया तो भी, इसके अलावा प्रिंसिपल का रिपेमेंट किया वो भी ले लो, लेकिन 1.5 लाख से ज्यादा नहीं। स्टैंप ड्यूटी जो है क्लेम कर लो। स्टैंप ड्यूटी तो वन टाइम होती है, हर बार तो लगेगी नहीं, रिपेमेंट तो हर साल आएगा। तो उससे अगर आपकी स्टैंप ड्यूटी है आप क्लेम कर लो। मान लो लोन ही नहीं लिया तो स्टैंप ड्यूटी है, क्लेम कर लो। एक ही साल मिलेगी स्टैंप ड्यूटी, तो एक ही बार, 1.5 लाख से तो मिलना नहीं। ठीक है ना। तो इसमें देखो स्पेसिफिकली कोई पॉइंट अगर ऐसा जो क्लियर नहीं हुआ। देखो गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमें सबके घर बनवाने हैं। सबके घर बनाने के 2 तरीके हैं, या तो गवर्नमेंट खुद ही घर बना के फ्री में बांट दे, उसे वो भी कर रहे हैं हम। जो बहुत गरीब आदमी है उनके लिए यही काम कर रहे हैं, एक एक कमरे के मकान बना रहे हैं। जैसे भी कल परसों भी था कि मकान भी बना दिया है और मोदी जी खुद गए हैं गृह प्रवेश करवाने के लिए उनको सबको। टीवी चैनल में अच्छा खासा दिखा रहे थे वो कि सबको एक एक को घर में भेज रहे हैं कि चलो भी फ्री में बना दिए। कुछ एक्टिविटी गवर्नमेंट ये भी कर रही है भाई, जो बिल्कुल ही गरीब आदमी है, कुछ की गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, कुछ की ज्यादा हेल्प कर रही है। अलग अलग टाइप से लगी हुई है गवर्नमेंट घर बनाने में। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, असली प्रॉब्लम को टारगेट नहीं कर रहे। ये जो काम आप कर रहे हो इससे कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, ये ओनली टेम्परेरी रिलीफ है। तो मैं आपको एक थोड़ी सी और बड़ी बात बीच में बता रहा हूं। यू मस्ट नो कि बेसिक प्रॉब्लम कहां पे है। देखो कहां पे है। हमारे पास जितनी भी लैंड है, कंट्री की जो लैंड है, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक इसका पार्ट वो है जहां पे बेसिकली लोग रहते हैं, एक पार्ट वो है जो एग्रीकल्चर में काम आता है, एग्रीकल्चरल लैंड है, और एक पार्ट वो है जो फॉरेस्ट है, जंगल है। 3 पार्ट में किसी भी कंट्री की लैंड डिवाइडेड होती है। जब आप यहां पे घर बहुत ज्यादा बनाएंगे तो लैंड तो चाहिए ना, हवा में तो बनेगा नहीं। तो लैंड बताओ कौन सी कब्जे में करेंगे हम? ये वाली कब्जे में करेंगे लैंड, एग्रीकल्चर वाली को किसानों से ले लेके बिल्डिंगें बनाएंगे। तो घर बन जाएगा, फिर खाने को कहां से आएगा? क्योंकि जब लोगों का घर बनेगा फिर वो ये खाने को भी तो चाहिए ना। एग्रीकल्चर लैंड आपने घटा दी तो खाओगे कैसे? बना लो मकान, फायदा क्या हुआ? खाने को नहीं है। फिर लोग कहेंगे जी मकान तो है, खाने को नहीं है। तो कह रहे हैं इस एग्रीकल्चर को फिर इधर हम घुस जाएंगे, फॉरेस्ट का हिस्सा काट लेंगे। फॉरेस्ट का काट लोगे तो एनिमल्स कहां जाएंगे? वो तुम्हारे घरों में घुस जाएंगे। जैसा कि इंडिया में आज की डेट में हर रोज टीवी चैनल पे आता है, उस गांव में तेंदुआ घुस गया, उसमें टाइगर घुस गया, उसमें हाथी घुस गया, उसमें ये घुस गया, उसमें वो घुस गया। वो कह रहे तुम हमारे घर में आओगे, हम तुम्हारे घर में आएंगे। तो सीधा हिसाब है। इसके अलावा जो ट्रीज है वो कटेंगे, ऑक्सीजन कहां से आएगा? पोल्यूशन बढ़ेगा। तो प्रॉब्लम सॉल्व कहां हुई? ये तो और बढ़ा लिया आपने। असली वे आउट क्या है? आप पॉपुलेशन को रिड्यूस करो, प्रॉब्लम तब सॉल्व होगी। जब तक पॉपुलेशन ही घटेगी प्रॉब्लम कहां से सॉल्व होगी? एरिया लिमिटेड है, पॉपुलेशन अनलिमिटेड है। अदर कंट्री के साथ क्या हो रहा है? मान लो कनाडा है, उसका एरिया हमसे 8 गुना है, 8 गुना, और पॉपुलेशन 3 करोड़ है। हम 135 करोड़ जिस हिस्से को लेके बैठे हैं वो 3 करोड़ हमसे 8 गुना ज्यादा हिस्सा लेके बैठे हैं। ऑस्ट्रेलिया 6-7 गुना ज्यादा हमसे है, ऑस्ट्रेलिया भी ऐसे 2-3 करोड़ है। अमेरिका 32 करोड़ है, वो भी 7-8 गुना ज्यादा स्पेस लेके बैठा है। चाइना लगभग इक्वल है, चाइना के पास भी स्पेस ज्यादा है। रशिया के पास 15 करोड़ की पॉपुलेशन है, स्पेस कम से कम 7-8 गुना ज्यादा है। तो ये जो प्रॉब्लम है हमारी, प्रॉब्लम किसकी है? पॉपुलेशन की है। वो जब तक रिड्यूस नहीं होगी कोई भी आउट नहीं है, और कोई भी आउट नहीं है। लेकिन ये तो भाई हमें तो क्लास में स्टडी करना भी, ये सब बातें एग्जाम में थोड़ा लिखनी है। तो हम तो क्लास में समझने के लिए बोलते हैं भी ठीक है, अभी गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिल रही है, सबका घर होना चाहिए। लेकिन इसके आगे क्वेश्चन कोई और पूछ ले कि घर के बाद खाने को भी चाहिए क्या? कि हाँ खाने को तो चाहिए, फिर खाने को कहां से आएगा जब ये वाली लैंड आप ले लोगे? तो फिर अब नया वे आउट निकालने हैं क्या? आसमान में जाओ। पहले 1 मंजिल के घर होते थे ज्यादातर, 2 मंजिल, 4 मंजिल, अब कितना? 37th फ्लोर, 40th फ्लोर। अब 40 फ्लोर में आ दिया तो पानी कैसे चढ़ेगा वहां तक? लाओ बड़ी बड़ी मशीनें। अब लाइट चली गई तो पानी कैसे चढ़ेगा? पानी तो है नहीं, जो 40वीं मंजिल पे बैठा हुआ है, वहां से कह रहा जी पानी नहीं आ रहा। और अगर कहीं आग लग गई तो नीचे कैसे आओगे? और नीचे से पानी ऊपर कैसे जाएगा?
तो ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी, ये बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। लिफ्ट है, लिफ्ट मान लो खराब होगी, बीच में कहीं किसी फ्लोर पे खराब हो गई, ये लिफ्ट का गेट बंद हो गया, क्योंकि लिफ्ट के अंदर क्या होगा, जब लोग ओवरलोड होते हैं तो सारी प्रॉब्लम लिफ्ट के अंदर आ जाती है। अब जैसे इसीलिए जैसे पहले क्या था, हमारी कई बार क्लास खत्म होती तो इतने सारे बच्चे अंदर घुस जाते, तो एक बार लिफ्ट सीधी गई बेसमेंट के अंदर और दरवाजा खुला ही नहीं। उसके बाद लिफ्ट वाले को फोन किया, फटाफट वो आए, तब जाके बड़ी मुश्किल से वो दरवाजा खोला, जबकि ये सबसे एक्सपेंसिव लिफ्ट बनवाई हुई है। तो एनीवे मतलब मशीनरी की अपनी प्रॉब्लम है। तो मैं बस आपकी नॉलेज में डालना चाह रहा हूं कि ये सब बातें भी है, लेकिन ये सब बातें भूल के हमने क्या कहना है, गवर्नमेंट बड़ा अच्छा काम कर रही है, सबका घर बनवा रही है। वो जो घर बना रहे हैं उसके साथ पता नहीं कितनी सारी नई प्रॉब्लम और आ रही है। ये सॉल्यूशन इसका एक ही है, पॉपुलेशन घटाओ। अब बात आई कि गवर्नमेंट कह रही है पॉपुलेशन हम कैसे घटाएं, ये तो सारी पब्लिक मिलकर घटाएगी ना। कैन वी पास ए लॉ? अब लॉ पास कर दिया तो जोन से गवर्नमेंट पास करेगी वो अगले इलेक्शन में पक्का हार जाएगी। गवर्नमेंट कह रही है हमारे पर, पब्लिक कह रही है रेस्ट्रिक्शन हमें मंजूर नहीं है, हमारी मर्जी है, ठीक है। तो चाइना ने क्या किया था, लॉ बना दिया था, नॉट मोर देन वन चाइल्ड। 20 ईयर तक ये काम चलता रहा। अब उनके कंट्रोल करने के तरीके देखो आप, जिसकी भी मैरिज होगी उसको हर 3 महीने बाद डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवाना है, अगर वो प्रेग्नेंट है जबरदस्ती उसका अबॉर्शन कर देंगे। इट कंटिन्यू फॉर 20-25 ईयर्स। इंडिया में डेमोक्रेसी, इंडिया में नहीं हो सकता। एवरी 3 month 2 month यू हैव टू गो टू द डॉक्टर, एवरी मैरिड वीमेन हैज टू कम कंपल्सरीली, उसका जबरदस्ती अबॉर्शन कर देंगे, नॉट मोर देन वन। अब जाके पॉपुलेशन को उन्होंने कंट्रोल किया, वरना इंडिया चाइना का बहुत गैप था, उन्होंने कंट्रोल कर लिया। अब जाके उन्होंने रिलैक्स कर दिया कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब हमें लग रहा है कहीं पॉपुलेशन कम ना हो जाए। उसके साथ नई प्रॉब्लम आ गई, मिलिट्री में लोगों ने जाना बंद कर दिया वहां पे, क्योंकि वो कह रहे एक ही चाइल्ड है उसको मिलिट्री में भेजेंगे, हम मिलिट्री में हम तो नहीं भेजते। तो चाइना की मिलिट्री में लोगों ने भर्ती होना बंद कर दिया। फिर चाइना ने कंपल्सरी कर दिया मिलिट्री में जाना पड़ेगा हर पर्सन को 5 साल 7 साल के लिए, और जरूरत पड़ने पर किसी को भी बुला सकते हैं। जब इंडिया से बैटल हुई तो वहां पे वीडियो दिखा रहे थे, जो मिलिट्री में जबरदस्ती भर्ती किए हुए हैं, वो थोड़ा बॉर्डर पे जाके लड़ेंगे, जिन्हें जबरदस्ती भेजोगे। वो बस में बैठ के सारे सारे फौजी रो रहे थे। वीडियो किसी ने बनाया, दिखाया कि इंडिया के बॉर्डर पे भेज रहे हैं, हम कैसे लड़ेंगे। इंडिया में तो पर्सन अपने दिल से जाता है फौज में कि मैं लड़ूंगा, मैं मरूंगा। उसका लड़ने का तरीका कुछ और होगा, एक किसी को जबरदस्ती हाथ पकड़ के चल बॉर्डर पे तेरे को लड़वाऊं, वो बॉर्डर पे देख के सामने वाले को भाग जाएगा। एनीवे मतलब ये अदर प्रॉब्लम है, थोड़ी बहुत ये भी पता होनी चाहिए, ज्यादा नहीं टाइम हम इसमें लगाएंगे। तो अब आप इसमें देखो डाउट्स, फिर आगे चलते हैं। चलो अब इसमें और ऐड करते हैं, एक सिचुएशन में देता हूं, मुझे बताना कितना इंटरेस्ट आ रहा होगा। एक पर्सन ने लोन लिया 1417 को स्टेट बैंक से, 10 लाख 10% के रेट पे। घर उसका बनके तैयार हुआ है 1/11 और 2020 को। हमें इनकम निकालनी है प्रीवियस ईयर 21-22 की। आपको बताना है 24B करंट प्लस इंस्टॉलमेंट मिला करके टोटल कितना अलाउ करेंगे। अब कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हो, दोबारा रिपीट कर देता हूं, सॉल्व कर लेना। 1417 को 10 लाख का लोन लिया है 10% के रेट पर। घर हमारा बना है प्रीवियस ईयर 2021 में। 2021 में कब? 1/11/20 को। यानी पहले जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें घर हमारे साल में बना है, अब की बार घर 1 साल पहले ही बन गया है। तो स्लाइड चेंज आएगा, क्या आएगा वो आप समझ जाओगे। और हमें कैलकुलेट करना है 21-22 में टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, करंट प्लस इंस्टॉलमेंट। तो आप पहले अपने आप कैलकुलेट करके देख लो, 5 मिनट लगा लो, कैलकुलेट करके रजिस्टर पे सारा लिख लो, फिर डिस्कस करेंगे इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट स्पेंड 5 मिनट्स, आपस में भी आप डिस्कस कर सकते हो, कर लीजिए।
हाँ जी बताइए, अब मैं पूछूं आंसर। कितने स्टूडेंट है जिन्होंने आंसर निकाल लिया? चलो, कितना आंसर आपका? 160। आपका 1,80,000। और किसका आंसर आया? 160, 160, 180। आपका 160। 160 कितने स्टूडेंट का आ रहा है? 180 कितने स्टूडेंट का आ रहा है? 140 कितने स्टूडेंट का आ रहा है? चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं। देखो, करंट पीरियड, पहले तो करंट पीरियड की बात करते हैं। 10 लाख का लोन, 10%, 1 लाख तो बन गया करंट पीरियड। करंट पीरियड में तो कोई डाउट है ही नहीं। जिस साल की इनकम निकालोगे उस साल का पूरा इंटरेस्ट है। अब बात करते हैं प्रायर पीरियड। प्रायर पीरियड जब हम लोन लेते हैं यहां से स्टार्ट होता है। ये खत्म कब होता है? जिस साल में घर बनता है उसके जस्ट पहले खत्म होता है। तो ये यहां तक चलेगा 31/3/20 तक, जिस साल में घर बनता है। क्यों? 20-21 का इंटरेस्ट, तो जब हमने 20-21 की इनकम निकाली होगी तो उसमें क्लेम कर लिया होगा। हमने 2021 में भी तो इनकम निकाली होगी इस घर की। हमारा क्वेश्चन 21-22 की निकलवा रहा है, लेकिन लास्ट ईयर भी तो निकली होगी इनकम। जिस साल में घर बनेगा उस साल पहली बार इनकम निकलेगी। तो 20-21 का इंटरेस्ट करंट पीरियड प्लस इस प्रायर पीरियड की एक इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी क्लेम हो चुकी है 20-21 में, उससे हमें मतलब नहीं है। तो ये यहां तक बना है प्रायर पीरियड 3 साल, 18, 19, 20। 3 साल का मतलब है 3 लाख डिवाइड बाई 5, 60,000। तो 60,000 इंस्टॉलमेंट है। एक इंस्टॉलमेंट 2021 में क्लेम हो गई है, दूसरी इंस्टॉलमेंट अब क्लेम होगी, तीसरी अगले साल, अगले साल, अगले साल। तो अगर घर पहले बना है तो इसका मतलब एक बार उसकी इनकम पहले कैलकुलेट हो चुकी है। इससे भी पहले बनाओ तो 2 बार कैलकुलेट हो चुकी है, इससे पहले बनाओ तो 3 बार कैलकुलेट हो चुकी है। इसलिए ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, 20-21 में बना है तो एक बार 20-21 में हम इसे इनकम क्लेम कर चुके हैं। 20-21 की इनकम कितनी आई थी उससे हमें मतलब नहीं है। इनकम आई थी कि लॉस आई था हमें पता मतलब नहीं है। हमें तो अपने करंट ईयर से मतलब है। तो 20-21 का हम कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, लेकिन 20-21 में कैलकुलेशन हुआ होगा, हम 21-22 में करेंगे। मैं इसको चेंज करके कर देता हूं कि घर बना था 1/11/19 को। अब बताओ क्या चेंज आएगा? अब फिर कैलकुलेट करके देखो इंटरेस्ट। इसका मतलब इसकी इनकम एक बार 1920 में निकल चुकी है, एक बार 2021 में निकल चुकी है, अब तीसरा साल है 21-22। तो जिस साल में घर बना अब ये किस में बना? 1920 में। अब इसका प्रायर पीरियड कब तक आएगा? 1/4/17 से 31/3/19 तक आएगा। 2 साल का प्रायर पीरियड आएगा। 2 लाख डिवाइड बाई 5 इंस्टॉलमेंट बन जाएगी 40,000 की। 40,000 प्लस करंट पीरियड 1,40,000 मिलेगा। और मैं इसको बदल के 18 कर दूं, 18 कर दूं, तो इसका मतलब ये घर बना 18-19 में, इनकम 18-19 में कैलकुलेट हुई थी। तो इसका मतलब प्रायर पीरियड कब तक बनेगा? 1/4/17 टू 31/3/18, 1 साल का बनेगा डिवाइड बाय 5। और मैं इसको 1/11/17 कर दूं, तो जिस साल में लोन लिया था उसी साल में घर बन गया। प्रायर पीरियड है ही नहीं, सिर्फ करंट पीरियड है। 17-18 में लोन लिया, 17-18 में घर बना, 17-18 में पहली बार इनकम कैलकुलेट हुई, सारे इंटरेस्ट उसमें क्लेम हो गया। करंट पीरियड प्रायर पीरियड है ही नहीं। तो जिस साल में लोन लो उसी में घर बन जाए तो प्रायर पीरियड होता ही नहीं है। अगले साल में घर बने और अगले बने तब प्रायर पीरियड होता है। यानी वो वही बेसिक कंसेप्ट है, माइनर चेंज कैन बी डन। तो क्वेश्चन में लिखवाता हूं, सॉल्व करके देखो। पूरा क्वेश्चन लिखवाता हूं, आप सॉल्व करके देखिए। Mr. X has taken a loan of 22 lakh from Punjab National Bank on 1st July 17. For construction of one house which was completed on
1st December 19, and was let out at a rent of rupees 1,40,000 per month. Mr. X has repaid rupees 2 lakh on 1/1/21 and again rupees 2 lakh on 1/1/22. Compute his income and tax previous year 21-22, assessment year 22-23. बस ये क्वेश्चन ट्राई करके देख लीजिएगा. इंटरेस्ट रेट ले लीजिएगा 10% एट ए रेट ऑफ 10% पर एनम. ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा. यहां से 24B की अच्छी अंडरस्टैंडिंग बननी स्टार्ट हो जाएगी. इस क्वेश्चन से अच्छी अंडरस्टैंडिंग बननी शुरू हो जाएगी. इसमें काफी एस्पेक्ट मिस है. ठीक है, करिए आराम से सॉल्व. कितने टेबल भाई?
हाँ जी प्लीज, एनीवन गेटिंग द आंसर? किसके पास है आंसर, बताइए। नहीं सॉल्व हुआ अभी? चलो करो फिर सॉल्व, आइए। कितने के भाई? हाई पेज, इतना पार्ट करेक्ट? यहां तक का पार्ट करेक्ट है? किसी को जीएवी में डाउट है? देखिए, हमने लेट आउट किया है बिल्डिंग किस रेट पर? 1,40,000 और जीएवी लिया 168। तो करेक्ट और नॉट? किसी को लग रहा है ये करेक्ट नहीं है? एनीवन जिसको लगता है करेक्ट नहीं है? क्योंकि ये लेट आउट किया हमने पिछले सालों में। कौन सी डेट को? 1/12/19 को। तो इसमें जनरली मिस्टेक क्या हो जाती है कि ऐसा लगता है कि रेंट जो है 4 महीने का लेना था, 1 दिसंबर को लेट आउट किया, लेकिन तो पिछले सालों में किया है। तो इस साल तो पूरा साल ही लेट आउट है। जब भी ये क्वेश्चन क्लास में होता है, कम से कम 10-12 बच्चे जरूर बोलते हैं कि सर गलत है ये सर 4 महीने का लेना था, देखो पूरे साल का ले लिया। तो या तो आप लोग आपस में डिस्कस करके सब ठीक कर चुके हो पहले ही। तो जो टाइम आपको मिल गया था ना, वो सब कुछ ओपन चीटिंग हो चुकी है, इसलिए ठीक हो गया। चलिए लेट्स कंटिन्यू।
और भी देखिए, प्रायर पीरियड इज करेक्ट। जिस साल में घर बनता है, 1920 में बना है, उससे पहले का प्रायर पीरियड होता है, तो 31/3/19 तक प्रायर पीरियड आएगा। तो फर्स्ट टाइम इसकी इनकम कैलकुलेट की होगी 1920, फिर 2021, अब जाके हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 2 इंस्टॉलमेंट तो प्रायर पीरियड की ऑलरेडी क्लेम हो चुकी है, 1920, 2020 में। हम तीसरी क्लेम करें, टोटल 5 होती है। ठीक है, किसको डाउट तो नहीं यहां तक? अभी देखिए, इतना पार्ट करेक्ट। हाँ प्लीज, जब डाउट्स बोलिए इतने पार्ट तक। 24B में अभी कुछ बातें और भी है, वो भी करेंगे। उससे पहले किसी को डाउट है बोलिए। तो ये ध्यान रखना, घर कौन से ईयर में बनता है। करंट ईयर में बनता है तो वो ट्रीटमेंट होगा, उससे पहले बना है तो वो ट्रीटमेंट होगा, उसके हिसाब से प्रायर पीरियड आएगा। अब लेट्स सी, एक पर्सन ने 2 लोन लिए हैं, 2 लोन। पहले लिया था लोन 15 लाख का, सोचा मकान बन जाएगा। 15 लाख खत्म हो गए, मकान बनाई नहीं। फिर 5 लाख का लोन और ले लिया। तो क्या दोनों का इंटरेस्ट अलाउड है? यस, अलाउड है। मुझसे अगर आप इकट्ठा 20 लाख ले लेते तो भी तो अलाउ करते। हमें क्या फर्क पड़ रहा है? आप 2 बार ले लो, 3 बार ले लो, 4 बार ले लो, कितना भी मर्जी अमाउंट ले लो, और जिस मर्जी रेट पे ले लो, अलाउड है। ट्रीटमेंट क्या रहेगा? वही ट्रीटमेंट रहेगा। जो अभी हमने ट्रीटमेंट किया वही ट्रीटमेंट जाएगा। इसका क्वेश्चन भी अभी करेंगे, उसके हिसाब से चेक कर लेंगे। कहीं पहले ब्रेक कर लेते हैं, ब्रेक करके फिर टिकअप।
ऑलवेज। अब इसमें एक सिचुएशन और देखिएगा, जस्ट सी वन मोर सिचुएशन। 1719, एक और स्लाइड चेंज करते हैं। 1719 स्टेट बैंक से लोन लिया 10 लाख रुपए का 10% की रेट पे घर बनाने के लिए। घर बन गया। 1721 को स्टेट बैंक ने कहा लोन वापस करो 11021 को। लेट्स सी एग्रीमेंट था इस रेट को लोन वापस कर देंगे, लेकिन पर्सन के पास पैसा नहीं है लोन वापस करने को। तो दिस पर्सन अप्रोच पंजाब नेशनल बैंक के जी मुझे लोन दे दो। तो पंजाब नेशनल बैंक ने इस रेट को, इस पर्सन को 10 लाख का लोन दे दिया 12% के रेट पे। तो इस 10 लाख का 10% यहां तक तो अलाउड है, कोई डाउट नहीं। प्रायर पीरियड वाला इंस्टॉलमेंट में चला जाएगा, करंट वाला करंट पे आ जाएगा। करंट यहां तक चलेगा 1421 से लेके यहां तक का करंट बन जाएगा। इस डेट को वापस हो गया पूरा पैसा और नया लोन आ गया। यानी दिस इज कॉल्ड सब्सटीट्यूशन ऑफ द लोन इटसेल्फ। लोन को ही सब्सटीट्यूट कर दिया, पुराना हटा के नया आ गया। तो क्या इस नए वाले का इंटरेस्ट अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन है। लोन लिया था परचेज कंस्ट्रक्शन का, वो लोन वापस कर दिया। नया लोन लेकर के उस नए वाले लोन से पुराना वापस कर दिया। तो क्या नए लोन का इंटरेस्ट अलाउड होगा कि नहीं होगा? अलाउड हो जाएगा। ये बाद में क्लैरिफिकेशन आया था सीबीडीटी का कि अगर बाई चांस किसी कारण से आपको पुराना लोन वापस करना पड़ता है, नया लेना पड़ता है, तो नए का इंटरेस्ट अलाउ कर देंगे, हमें क्या है। उसका 10 था 10 अलाउ कर देंगे, इसका 12 अलाउ कर देंगे, जो भी था। अब दूसरा क्वेश्चन आएगा, क्या इस ईयर में एटीसी मिलेगा कि नहीं? क्योंकि लोन तो वापस हुआ है, वो दूसरी बात है अपनी पॉकेट से वापस नहीं किया, लोन लेके वापस किया। तो एटीसी शुड बी अलाउड और नॉट। अब एक और देखा जाए तो भाई ये रिपेमेंट कहां हुआ? आपने तो इधर से लेके इधर दे दिया, फिर बाद में उधर से लेके इधर दे दोगे, फिर उधर से लेके इधर दे दोगे। रिपेमेंट तो वो है जो अपने पास से दिया हो, लेकिन एक्ट में ये नहीं लिखा हुआ। एटीसी में, एटीसी में लिखा रिपेमेंट। कहां से आया पैसा, कहीं से आए, तो एज पर लॉ देखा जाए तो अलाउड है। लॉजिकली देखे तो लगता है ठीक नहीं है। तो शेषवुड ने लिखा इसमें कि ये दोनों तरह से आंसर इसका ठीक है। अगर आप इसको एटीसी अलाउ कर देंगे तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है। क्वेश्चन ऑफ लॉ है, क्वेश्चन ऑफ लॉ में कोई प्रॉब्लम नहीं। जो भी पार्ट एब्सोल्युटली क्लियर नहीं है, सारी ट्रीटमेंट अलाउड है। तो ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, दोनों तरह से ठीक है। तो जब भी नया लोन लेंगे, नए लोन का इंटरेस्ट मिल जाएगा। एटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा इस कंट्रोवर्शियल। एक पार्ट तो यह मैं भी आपको रीड करवा दूंगा। एक पार्ट ये कि हमने 10 लाख का लोन तो ले रखा था, ये वापस नहीं किया, पैसा खत्म हो गया, मकान अभी बना नहीं, 10 लाख का लोन और ले लिया, डबल डबल हो गए। तो क्या दोनों का इंटरेस्ट मिलेगा? दोनों का मिलेगा। कैलकुलेशन सेम जो होता है वही सेम कैलकुलेशन रहेगा। तो मैं एक बार आपको रीड करवाता हूं थ्योरी से, फिर एक क्वेश्चन देता हूं। पेज नंबर 172। जितना पार्ट हमने रीड किया था उसके आगे देखिएगा। इफ एनी एसएससी हैज टेकन ए न्यू लोन, लास्ट की बस ये लाइन बची थी, टेकन ए न्यू लोन टू रिपे द ओरिजिनल लोन, इन सच केसेस इंटरेस्ट फॉर सच न्यू लोन शैल बी अलाउड इन द सिमिलर मैनर। अगर आपने नया लोन लिया है, पहले वाला वापस किया है, तो कोई बात नहीं, नए लोन का जो इंटरेस्ट है वो हम आपको अलाउ कर देंगे। और एक से ज्यादा लोन लेने की बात पहले ऊपर आ गई थी। अनपेड परचेज प्राइस वुड बी कंसिडर्ड एज कैपिटल बोरोड वेयर ए बायर एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद ए सेलर टू पे द सेल प्राइस इन इंस्टॉलमेंट अलोंग विद द इंटरेस्ट ड्यू देयर ओन। द सेलर बिकम्स द लेंडर इन रिलेशन टू द अनपेड परचेज प्राइस एंड द बायर बिकम्स द borrower. In such cases, unpaid purchase price can be treated as capital borrowed for acquiring property and interest paid thereon can be allowed as deduction under section 24. बस इतना पार्ट एक बार दोबारा और रीड कर लीजिएगा, फिर डिस्कस करते हैं।
देखिए, एक पार्ट तो वही था भी पुराना लोन चला रहा था, वापस करने के लिए कहीं और से लोन लेके वापस कर दिया, कोई बात नहीं, नए का इंटरेस्ट मिल जाएगा। पुराना भी चल रहा है, नया और ले लिया, दोनों का मिल जाएगा। ठीक है। ये वाला पार्ट क्या है, मैंने एक हाउस खरीदना है, फ्लैट। फ्लैट के ओनर से बात की, बिल्डर से बात की। बिल्डर ने कहा भाई 40 लाख रुपए का फ्लैट है। मैंने कहा लेकिन मेरे पास तो 20 लाख रुपए है, तो किसी बैंक से लोन ले लो। तो मैंने 20 लाख का लोन किसी बैंक से ले लिया, तो इसका इंटरेस्ट मिल जाएगा, जो हमने डिस्कस किया अभी, वो केस बन गया। बिल्डर ने कहा छोड़ो बैंक को, फ्लैट आपके नाम करवा देता हूं, 20 लाख हर महीने 1-1 लाख करके दे देना, और साथ में 20 लाख का इंटरेस्ट दे देना। तो क्या ये वाला इंटरेस्ट भी 24B में मिल जाएगा? मिल जाएगा। उसे जैसे बैंक से लोन लिया वैसे इससे लोन लिया। उसने कह दिया कि भाई 20 लाख दे दो, मैं फ्लैट आपके नाम करवा देता हूं, बचा मेरा पैसा 20 लाख, वो दे देना प्लस इंटरेस्ट दे देना। तो वो जो इंटरेस्ट देंगे वो इंटरेस्ट भी 24B में आएगा, मिल जाएगा। ये लास्ट पैराग्राफ था, देखो आप रीड करके। हाँ भी देखिए, अब डाउट्स यहां तक के पार्ट में देख लीजिए। अभी इसका क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, डाउट पहले देख लो यहां तक, किसको डाउट है। कोई और क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा हो डिस्कस हमने नहीं किया हो, कोई और सिचुएशन आपके माइंड में आ रही हो, वी कैन डिस्कस। ठीक है, इधर राइट लिखिए फिर एक क्वेश्चन। Mr. X has taken a loan of rupees 40 lakh. One for 18. At a rate of 10% per annum. For construction of one house. He has taken a loan of 40 lakh, 40 lakh में लिख दीजिएगा फ्रॉम LIC। 40 लाख वाले में फ्रॉम LIC। He has taken one more loan on 1/11/19 from Punjab National Bank, rupees 10 lakh at a rate of 12% per annum. For construction of same house. And it was completed on 31st March 21.
and was let out rupees 1 lakh per month. He repaid rupees 1 lakh towards a loan taken from LIC. Compute his income and tax. डेट ऑफ रिपेमेंट लिख लीजिएगा, ऑन 1 अक्टूबर 21। ठीक है, जो वापस किया 1 लाख रुपया लोन टू LIC ऑन 1/10/21। कंप्यूट इनकम एंड टैक्स असेसमेंट ईयर 2023। ठीक है, करिए सॉल्व। अच्छा, जैसे इसमें घर बनाए 31/3/21 को,
चाहे वो आखिरी दिन हो फिर भी माना जाएगा बनाए प्रीवियस ईयर 2021 में। तो एक दिन की इनकम इसकी 2021 में भी कैलकुलेट ही होगी। तो इसका मतलब प्रायर पीरियड कब तक आएगा? 31/3/20 तक आएगा। 2021 है, उसमें घर बनाए, उससे पहले का प्रायर पीरियड होता है, तो प्रायर पीरियड कब तक आएगा? 31 मार्च 20 तक। दोनों लोन का प्रायर पीरियड वहां तक आएगा। 20-21 में चाहे एक दिन की इनकम हो फिर भी एक दिन की इनकम कैलकुलेट करेंगे और इसमें आएगा। तो सब कुछ बदल जाता। आपको पता है एक नंबर के में तो बहुत फर्क पड़ जाता है। 199 और 200 में बहुत फर्क होता है। वही ऐसे है यहाँ भी। हाँ जी, एनीवन गेटिंग आंसर?
हाँ भी देखिए, इतना पार्ट करेक्ट। पहले जीएवी देखिए, 12 लाख करेक्ट है। 24A का 30%, 24B का कैलकुलेशन, करंट पीरियड, दो लोन है, एक की ये पोजीशन है, एक की ये पोजीशन, चेक कर लीजिए, ठीक है। एक लोन 40 लाख का था, उसमें से फिर कुछ अमाउंट हमने रीपे कर दिया, वो फर्स्ट लोन ही है 39 लाख वाला। इसके अलावा जो दूसरा लोन था 12%, ये फुल ईयर का है। दूसरे वाला जो लोन था उसका फुल ईयर का है 10 लाख का, करेक्ट, ठीक है। यहां तक पहले किसको डाउट है देख लीजिए, करंट पीरियड में किसी को डाउट। दोनों लोन का अलग अलग कैलकुलेशन। पहले वाले लोन में 1 लाख का रिपेमेंट हुआ है 6 महीने के बाद, तो 6 मंथ का 40 लाख और 6 मंथ का 39 लाख। दूसरे लोन में कोई रिपेमेंट नहीं हुआ, वो फुल ईयर का ही बन गया। इज इट राइट? प्रायर पीरियड, प्रायर पीरियड का जो टाइमिंग है 1/4/21 टू नहीं 21, जिस दिन लोन लिया है वहां स्टार्ट करना है। दोनों का अलग अलग कैलकुलेट कर लेना, फर्स्ट लोन सेकंड लोन। ये LIC वाले का है, देखो क्या डेट है, 1/4/18 टू 31/3/20, करेक्ट, फर्स्ट लोन का ये कैलकुलेशन है। इंस्टॉलमेंट आ गई 160 की। लेट्स सी नाउ सेकंड लोन। सेकंड लोन का 1/11/19 टू 31/3/20। हाँ प्लीज यहां तक चेक कर लो, किसको डाउट है तो पूछ लीजिएगा। करंट एंड प्रायर पीरियड इंस्टॉलमेंट, दोनों लोन का कैलकुलेशन अलग अलग होगा, प्रिंसिपल इज द सेम। इसका टाइम पीरियड 1/11/19 से है 31/3/20, उसका जिस दिन लोन लिया था वहां से है, इसका जिस दिन लोन लिया था वहां से है, एंड दोनों का सेम होगा 31/3/20। जिस साल में घर बना 2021 में, उसके जस्ट पहले खत्म हो जाएगा 31/3/20 को, क्योंकि घर बनाए 2021 में, चाहे लास्ट डेट में क्यों ना बनाओ, बना तो 2021 में। हाँ जी, अमाउंट नहीं, डिवाइड बाय 5 भी किया ना इन्होंने, इंस्टॉलमेंट है ये, इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। चलिए लेट्स कंटिन्यू। हाई प्लीज अब डाउट्स पाइए इतने पार्ट में।
24B कैलकुलेशन में किसी को डाउट है, कोई क्वेश्चन किसी के माइंड में, तो पूछिए आगे। आई थिंक अब कोई भी सिचुएशन में मिल जाए, वी कैन डू द कैलकुलेशन। थोड़ा सा और ऐड करते हैं इसमें। पेज नंबर 175, इसके बॉटम पर लिखा है लोन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। 175 पेज के बॉटम पर लोन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। क्या हम लोन इंडिया के बाहर से भी ले सकते हैं? ले सकते हैं। एज पर सेक्शन 25, इफ लोन इज टेकन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, in that case also interest is allowed, but the person making payment of interest should deduct tax at source, or the person receiving interest should have an agent in India. बस इतना बार एक बार रीड कर लीजिएगा। देखिए, अगर किसी पर्सन को लोन लेके हाउस बनाना है, क्या वो लोन इंडिया के बाहर से भी ले सकता है? उनसे ले सकते हो, आपकी चॉइस है, हम मना नहीं कर रहे। तो बैंक ऑफ अमेरिका न्यूयॉर्क से लोन लिया, तो क्या अब भी 24B मिलेगा? उनसे बिल्कुल मिलेगा, बिकॉज मान के चले यू आर ए रेजिडेंट। और अब ध्यान करिए वो वाला पार्ट रेजिडेंशियल स्टेटस का। अगर गवर्नमेंट ने लोन लिया इंडिया के बाहर से, जिसको मिलेगा उसकी इनकम अक्रूइंग राइजिंग इंडिया में है और गवर्नमेंट इसे कहीं भी यूज कर ले, और रेजिडेंट ने लोन लिया और इंडिया में यूज किया, फिर इंटरेस्ट दिया, तो उसकी इनकम अक्रूइंग राइजिंग इंडिया है, तो इंटरेस्ट गोल से बिल्कुल मिलेगा। नहीं, जिसको आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, ये उसकी इनकम है अक्रूइंग राइजिंग इंडिया, इस पे टैक्स बनेगा। हो सकता है वो ना दे, इसलिए पेमेंट करते हुए आपको इसके ऊपर टीडीएस करना है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, तब हम आपको अलाउ करेंगे। अगर आपने टीडीएस नहीं किया तो हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। बस एक कंडीशन है कि टीडीएस आपको करना है। जैसे इंटरेस्ट बना मेरा 10 लाख, 10 लाख का पेमेंट कर रहा हूं मैं इंडिया के बाहर, तो इस 10 लाख के ऊपर 10% के रेट पे टीडीएस होगा। टीडीएस का चैप्टर भी आएगा, तो उसमें ये सारे रेट दे रखे हैं, क्या रेट लगेगा। एंड गॉड से किसी को कंफ्यूजन है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को स्पेशल लेटर डाल के पूछ सकते हो कि ये मेरी सिचुएशन है, मुझे पेमेंट करना, मुझे कितना टीडीएस करना मुझे बता दो। जैसे वोडाफोन का केस था, तो इनकम डिपार्टमेंट ने कहा अगर आपको डाउट था आपने हमसे पूछा क्यों नहीं, हम आपको गाइड करते, आपने सीधा पेमेंट कर दिया, हमसे पूछा ही नहीं। तो जिसको डाउट है, प्रॉब्लम है, परमिशन लो, डिपार्टमेंट को रेफर करो केस। विदाउट टीडीएस नहीं करना। अगर विदाउट टीडीएस कर दिया तो उनसे फिर हम आपको यहां पर डेबिट नहीं करने देंगे। उससे क्या होगा, लेस ना करने से क्या होगा, आपकी इनकम इंक्रीज कर जाएगी, यानी वो टैक्स हम आपसे रखवा लेंगे उनकी बजाय। जब यहां डेबिट नहीं होगा, इनकम इंक्रीज कर जाएगी। तो टैक्स कौन देगा? जिसका ये पार्ट है, जिसने लोन लिया, वो उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो उनसे टैक्स तो देना पड़ेगा, या वो दे, आप यहां पे लेस कर लो, आपकी इनकम कम कर लो, आप टैक्स मत दो। जिसका बनता है टैक्स, आप टैक्स काट लो, तो हम टैक्स ले लेंगे। एक बार रीड करके देखिए। देखिए, अगर ये पर्सन नॉन रेजिडेंट हो, लोन लेने वाला, मकान बनाने वाला, तब का इंटरेस्ट लेस हो जाएगा? नहीं। ध्यान करिएगा, नॉन रेजिडेंट लोन लेगा, इंडिया में लगाएगा बिजनेस प्रोफेशन में, तब उसकी इनकम मानी जाएगी अक्रूइंग इंडिया, अदरवाइज नहीं। उसकी इनकम अक्रूइंग इंडिया नहीं मानी जाएगी, और इस पर्सन को यहां पे लेस नहीं करने देंगे, बिकॉज गवर्नमेंट से आप नॉन रेजिडेंट हो, बुक्स तो हम बनवाते ही नहीं, हमें पता ही नहीं तुमने लोन लिया कि नहीं लिया। तो ये फैसिलिटी उस समय भी हमने डिस्कस किया था, ओनली फॉर रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट के लिए नहीं है। लोन लेने वाला कौन हो? रेजिडेंट। देने वाला नहीं, देने वाला तो नॉन रेजिडेंट बेशक हो, लेने वाले की बात कर रहे हैं, वो पार्ट रेजिडेंशियल स्टेटस वाला। फिर इसमें एक पार्ट और ऐड कर दिया कि आप रेजिडेंट हो, आपको लेस करना अलाउड है, आपको टीडीएस करना था, आपने नहीं किया, लेकिन इस पर्सन का एजेंट है इंडिया में, बैंक ऑफ अमेरिका न्यूयॉर्क का एजेंट है, बैंक ऑफ अमेरिका कनॉट प्लेस इंडिया में है, तो कोई बात नहीं, एजेंट से रखवा लेंगे। आपने टीडीएस नहीं भी है क्या, कोई बात नहीं। अगर एजेंट भी नहीं है और टीडीएस भी नहीं किया तो हम लेस नहीं, तो आपको डिडक्ट करना अलाउड नहीं है। आपने टीडीएस किया या उसका एजेंट है, दोनों तरह से हम सेफ है,
तो आपको अलाउ कर देंगे। बस इतनी बात है। अब आप रीड करके देखिए। इसके साथ में इलस्ट्रेशन देखिए, इलस्ट्रेशन 17। मिस्टर एक्स कंस्ट्रक्टेड वन हाउस 1921. It was let out at a rate of 125 per month. Municipal taxes paid are 35,000. The house was constructed after taking a loan from outside India. And interest allowed under section 24B is 2,10,000. But the assessee has not deducted tax at source. TDS नहीं किया, disallowed. लेकिन एजेंट है तो अलाउ कर देंगे। तो अब इस केस में 24B हमने अलाउ नहीं किया क्योंकि TDS नहीं हुआ। फिर B पार्ट में चेंज किया है। Presume in the above question the person has given the loan has one agent. B पार्ट कह रहा है प्रिज्यूम करिए एजेंट है। A पार्ट में हमने माना था एजेंट नहीं है। अब एजेंट है तो अलाउ हो जाएगा। अब इंटरेस्ट इसमें अलाउ कर दिया। C पार्ट में कह रहे हैं प्रिज्यूम TDS हैज बीन टैक्स हैज बीन डिडक्टेड, तो भी अलाउ कर देंगे। बस इतना पार्ट बनेगा। एक बार आराम से रीड कर लीजिएगा, फिर डाउट पूछ लीजिएगा। हाँ प्लीज, अब आप डाउट पूछ सकते हैं। 24B में सारा कैलकुलेशन है। सेक्शन 25 में छोटा सा पार्ट है। अगर लोन इंडिया के बाहर से लेते हैं तो सेक्शन 25 में चला जाता है। कैलकुलेशन सेम है जो 24B में थी, सारी प्रिंसिपल सेम है। फिर इसके साथ में एक पार्ट था ETC का। अगर लोन लिया है परचेज या कंस्ट्रक्शन का, रिपेयर, इनोवेशन, एडिशन, ऑल्ट्रेशन, सब्स्टिट्यूशन का नहीं होना चाहिए। सिर्फ किसका हो? परचेज कंस्ट्रक्शन का। और कहां से लोन लेना है? स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन से, और किसी से नहीं। देन गवर्नमेंट सेज जब आप प्रिंसिपल को रिपे करेंगे तो हम आपको रिडक्शन अलाउ कर देंगे। कितना? जितना रिपे करेंगे, बट नॉट मोर देन 150 पर ईयर। 10 साल तक रिपे किया, हर साल लो आप 150 लेते जाओ। डिडक्शन में कैरी फॉरवर्ड का सिस्टम नहीं होता। इस साल मैंने 1 लाख रिपे किया, 1 लाख मिलेगा। अगले साल मैंने 2 लाख रिपे किया तो 150 मिलेगा। अगले साल फिर 1 लाख रिपे किया तो 1 लाख मिलेगा। जितना आप रिपे करेंगे उतना, नॉट मोर देन 150। कैरी फॉरवर्ड का ऑप्शन नहीं होता डिडक्शन के अंदर, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ठीक है, डाउट देख लीजिए यहां तक। अब देखिए 24B में लोन मैं कहां से ले सकता हूं? किसी से भी लो। ETC में नोटिफाइड ऑर्गेनाइजेशंस। ये डिफरेंस दोनों में क्यों है? दोनों एक जैसे क्यों नहीं है? तो ऐसे प्रोविजन बहुत सारे हैं जो एक जैसे नहीं है। मैटर सेम है, देखो उसमें भी डिडक्शन देने की बात है, इसमें डिडक्शन देने की बात है। मैटर लगभग सेम है, लेकिन कुछ प्रोविजन डिफरेंट है। उसका क्या रीजन है? नंबर 1, 24B किसी और ने बनाया, ETC किसी और ने मिला बनाया, इसलिए किसी भी एक्ट के कोई से 2 पार्ट उठा लेना इन जनरल और टैली नहीं होंगे, क्योंकि उनके बनाने वाले डिफरेंट पर्सन है। बेसिक प्रिंसिपल सेम होगा, कुछ ना कुछ बदल जाएगा। जैसे क्या बदल गया? लोन कहीं से भी लो। उन्होंने कहा नहीं, लोन जिससे हम कहेंगे उससे लो। अब बदलने के पीछे रीजन क्या है? उन्होंने कहा भी अगर हम कहें किसी से भी लो तो देयर आर चांसेस पर्सन झूठ बोल दे, लोन लिया ही नहीं और कह दे लोन लिया है, फिर इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, फिर जाके पता लगेगा। और अगर नोटिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है, बैंक वगैरह, वहां झूठ बोलने का स्कोप ही नहीं है। मान लो मैंने स्टेट बैंक से लोन नहीं लिया और फिर भी मैं झूठ बोल दूं स्टेट बैंक से लोन लिया है, और जब मैं फंसने लगूं तो मैं स्टेट बैंक में जाके कहूं जी मैं फंस जाऊंगा, आप कह देना हाँ मैंने दिया था, तो स्टेट बैंक क्या मान जाएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर फ्रेंड की बात करें, अगर मैं फंसने लगूंगा, फ्रेंड को कहूंगा, शायद फ्रेंड एक बार मान जाए।
तो यहां पे मैनिपुलेशन का स्कोप है, यहां पे नहीं है। तो जिसने ये बनाया उसने कहा फिर क्या हुआ, कर लो मैनिपुलेट, इन्वेस्टिगेट करके पकड़ लेंगे। इसने कहा जरूरत क्या टाइम खराब करने की, उसको मैनिपुलेट करने का मौका ही मत दो। तो ये प्रोविजन बना है। देखो दो बातों में फर्क है। एक तो तुम करो हेराफेरी, हम तुम्हें पकड़ लेंगे। एक तुम हेराफेरी कर ही नहीं सकते। देखो मैं आपको एग्जांपल देके दिखाता हूं। सीएस ने कहा कि आप जब एग्जाम देने जाएंगे कोई इन्विजिलेटर क्लास में नहीं होगा। तो आपके दिल में क्या बात आएगी, है इन्विजिलेटर नहीं होगा। तो जिन्होंने आज तक चीटिंग नहीं की वो कह रहे अब तो आज तो हम भी करेंगे भाई, इन्विजिलेटर ही नहीं है। लेकिन इंस्टीट्यूट कह रही है कि हमारे पास कोई टेक्निक है, हम आपको पकड़ लेंगे। अब बंदा सोचता रहेगा यार क्या टेक्निक है, देखा जाएगा। तो काफी जो लोग जिन्होंने आज तक कभी चीटिंग नहीं की थी उन्होंने भी किया, उन्होंने चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे, अदर सिस्टम था, उनको पकड़ दिया। दूसरी बात, इंस्टीट्यूट ने कहा इन्विजिलेटर भी होगा, सीसीटीवी कैमरे भी होंगे, देखो बिल्कुल भी चीटिंग मत करना, किसी ने नहीं की। तो बताइए कौन सी अप्रोच ज्यादा अच्छी है, लोगों को फंसाने वाली अप्रोच ज्यादा अच्छी है या लोग बीच में ना फंसे वो अप्रोच ज्यादा अच्छी है। तो सेकंड वन इज बेटर। तो एटीसी वाला कह रहा क्यों लोगों को फंसाते हो, पहले बोलो ना नोटिफाइड, उसके दिमाग में गड़बड़ करने की बात ही नहीं आएगी। और ये क्या है, आने दो, करने दो गड़बड़, देखना फिर क्या होता है। दैट इज नॉट ए गुड अप्रोच। कि आप किसी को गलत करते हुए रोक दो, ना कि उसको कहो कर गलत फिर तुझे पनिशमेंट देंगे। दैट इज नॉट ए गुड अप्रोच। ये लोगों को फंसाने वाली बात है। लालच देंगे लोग फंस जाएंगे, आप लालच ही मत दो ना। तो यानी वो अप्रोच भी ठीक है, ये भी ठीक है, अपना अपना सिस्टम है। तो इस तरह की चीजें ना आगे चल के भी बहुत सारी आएंगी जहां डिफरेंस होगा। मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि फिर ये बात आपके माइंड में ना आए। दो टॉपिक के बाद फिर ऐसा कोई पार्ट आ जाएगा, फिर आप सोचोगे कि ये अलग है, ये अलग है, समझ में नहीं आ रही बात। सोचना ही मत, पहले ही समझ जाना अपनी अपनी अप्रोच है भाई, उनका क्यों किसी और ने बनाया, किसी और ने बनाया, माइनर डिफरेंस आता रहेगा। एग्जैक्टली सेम अप्रोच नहीं होगी, कुछ ना कुछ बदल जाएगी। ठीक है, अब डाउट देख लीजिए इतने पार्ट तक। लॉ को समझने के लिए कुछ बेसिक बातें जो समझनी बहुत जरूरी है। इनको समझने के बाद लॉ फिर आराम से स्टडी करते रहो, वरना हर टॉपिक के ऊपर कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ क्या कह रहे हैं। मैंने पहले ही बताया था आपको भाई, एक लॉ का पेपर आपका पूरा है, कंपनीज एक्ट है उसमें ऐसे प्रोविजन बहुत आएंगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है उसमें बहुत प्रोविजन आएंगे, जनरल क्लॉजेज एक्ट है उसमें बहुत प्रोविजन आएंगे। फिर आप फाइनल में जाओगे, फिर कंपनी लॉ का बचा हुआ पार्ट फिर आ जाएगा, फिर उसमें ये सारे पार्ट फिर आएंगे। तो फिर हमेशा के लिए आप समझ जाओगे कि लॉ में ये तो होता ही है। अलग अलग पर्सन ने पार्ट बनाए हैं, 100% कंसेप्ट टैली नहीं होता। चलिए अब कोई क्वेश्चन आपको पूछना पूछिए। तो इंटरेस्ट का पार्ट तो इतना ही था, फिर नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट बताइए, स्टार्ट कर दूं फिर मैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट पूरी क्लास का पार्ट है, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको। अच्छा, क्वेश्चन एग्जाम के लिए आप वो होमवर्क के लिए नोट कर लो। देखो एक तो ये वाले जो पार्ट भी हमने किए ना, पहले तो यहां से बता देता हूं। पेज 172 तक सब पार्ट हमने कर लिया था। अब 173 के इलस्ट्रेशन सारे हो जाएंगे, 174 भी हो जाएगा, 175 हो जाएगा, 176 हो जाएगा, 177 तक क्वेश्चन नंबर 9 से पहले का सारा पार्ट हो जाएगा। एक तो ये कर लेना, पेज नंबर 177 तक क्वेश्चन नंबर 9 से पहले का सारा पार्ट। इसके अलावा जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में हमने 12 नंबर तक तो मैंने पहले ही दे दिया था ना। तो पेज 206 पर 13, 14 देन नहीं पर दो ही हो पाएगी, 14, 15 नहीं 13, 14 कर लेना, और बाकी ये पेज नंबर 177 तक कर लेना। ठीक है जी, बाकी टेकअप करते हैं नेक्स्ट में। ओके।